नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बड़े अच्छे से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसे कि 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा करीब है और ऐसे हाल में हमें अपनी तैयारी को बढ़ा देना चाहिए, यही सबसे उचित होगा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा भौतिक विज्ञान का टेस्ट नंबर 4 चल रहा है और इसके पहले हमने इसके कुछ क्वेश्चन को वीडियो नंबर 1 में सोल्व कर लिया और आज हम इसके सेकंड वीडियो में कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बात और बता देता हूं कि हमें वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, चाहे हमें एक सैंपल पेपर की कई वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को मतलब जो है छोटे से छोटे वीडियो में हमें यहाँ पर सोल्व करना है। तो चलिए आज की पढ़ाई फटाफट से जो है शुरू करते हैं। तो हमारा 5 का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि दो लेंस है जिनकी क्षमताएं P1 व P2, ठीक है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए आपको F1 और F2 का मान भी जो है पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए फिलहाल दो ऑप्शन है। अगर आप ये कहें कि अगर हम क्षमताएं P1 और P2 की बात करें और यहाँ पर उत्तल और अवतल का भी जिक्र नहीं हुआ है, तो ऐसे में आपको क्वेश्चन जो है सिंपल तरीके से करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब ठीक है, आप क्या कर सकते हो, तो संयुक्त लेंस की क्षमताएं P1 और P2 है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे संयुक्त क्षमता। ठीक है, संयुक्त क्षमता। तो संयुक्त क्षमता का आपको फॉर्मूला पता होगा कि कहीं ना कहीं P बराबर P1 प्लस P2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अलग अलग लेंस की जो फोकस दूरियां हैं वो क्या हो, F1 और F2 हो, तो आप यहां पर क्या करिएगा, आप यहां पर इसकी जगह लिख सकते हो, इसकी जगह, या फिर आप ऐसा कर लीजिए P1 बराबर होता है 100 बटे, यहां लिख सकते हो आप 100 बटे F1 लिख सकते हो। ठीक है, और P2 बराबर 100 बटे F2 यहां पर लिख सकते हो। ठीक है, F2। ऐसे ही टोटल P के लिए भी आप लिख सकते हो क्या, कि P बराबर 100 बटे कुल F1 और कुल F। ठीक है, मतलब जब संयुक्त लेंस है आपके पास तो संयुक्त के लिए आपको बड़ा F यूज करना है। ठीक है, और P1 के लिए F1, P2 के लिए F2, ये आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आपके पास फॉर्मूला मैंने यहाँ ये लिख दिया है, आपको कुछ नहीं करना, केवल इस फॉर्मूला में मान रखना है। बताइए P का मान कितना लिखा है, 100 बटे F लिखा, और बराबर P1 का मान 100 बटे F1 प्लस P2 का मान 100 बटे F2। अब आप क्या करिएगा, अब आप यहां से कॉमन ले लीजिएगा, क्या लीजिएगा, कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, तो 100 बटे F बराबर, तो 100 और अंदर बच जाएगा F1 प्लस F2। ठीक है, और 100 से 100 कट जाएगा एक बार, तो ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है यहाँ 100 बटे 1 बटे F1 प्लस 1 बटे F2। आप इसको यूं भी लिख सकते थे। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि अगर आप इसकी जगह रखना चाहो, या 1 बटे या 100 बटे F बराबर P1 प्लस P2। ठीक है, आप इसको यूं भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इस माध्यम से हवा में जाने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण जो है आपको यहाँ ज्ञात करना है, यानी कि कहीं ना कहीं आपको C की वैल्यू निकालनी है। और आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या कि क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण वो होता है जो सघन माध्यम से प्रकाश की किरण कहाँ जा रही हो, जब मतलब उसके लंबवत हो जाती है, इस तरह से, जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है और इस तरह से निकल जाती है, मतलब ये कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो जो आई होता है, आई का मान एकदम से C के बराबर हो जाता है। तो आपने इसमें डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण के जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। ये विरल माध्यम है, विरल मतलब कहीं ना कहीं हवा की बात यहाँ होती है। तो फिलहाल आप क्वेश्चन को समझिए कि किसी माध्यम में प्रकाश का वेग 1.5 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है,
इस माध्यम से हवा में जाने वाले किरण के लिए क्रांतिक कोण जो है ज्ञात करना है। अब जरा एक बात बताइए कि हमारे पास n बराबर होता है क्या, 1/sin c, और यहाँ पर c ही है जो हमें निकालना है, यानी कि c का मान ही हमें यहाँ दोस्तों सोल्व करना है। अब आप एक बात बताइएगा, हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ ना तो n का मान दिया है और ना ही c का मान दिया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करिएगा, ऐसी कंडीशन में आप करिएगा कि n बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, चलो लिख देता हूं, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल ठीक है, ऊपर भी ऐसे ही है। और आपको पता होगा कि जो हमारे पास निर्वात होता है, और निर्वात में कहीं ना कहीं जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। तो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और ऐसे ही माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल दिया है 1.5 × 10⁸। तो इस पॉइंट को हटाइएगा और यहाँ पर क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप 0 लगा लीजिए, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करना है, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल करिएगा और 15 दूनी कितना हो जाएगा, 30। तो n का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 30। अब आपके पास n का मान तो है ही, ठीक है। अब आपके पास जो है n का मान है, तो फिलहाल n का मान आप यहाँ रखिए, क्या है, 2 है और 1/sin c, ठीक है। देखो एक बात है, ये जो अभी हमने निर्वात में प्रकाश की चाल लिखा है ना, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। वैसे तो आपको एग्जाम में जब आप पेपर पीछे से देखोगे ना, तो वहाँ भौतिक नियतांकों के मान बहुत सारे आपको लिखे हुए मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिए, इतना बड़ा कोई दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है, ठीक है। अभी आप इसको क्या करिएगा, इसको उल्टा कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, sin c बराबर हो जाएगा 1/2। अभी आपको थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा, और मैथ में जो त्रिकोणमिति है, त्रिकोणमिति में आपको ये बताना है कि साइन किसकी लाइन में, साइन की लाइन में जो है 1/2 मान होता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि जो साइन 30 का मान होता है 1/2 होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है क्या, और साइन 90 का मान क्या होता है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। साइन 90 का मान आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या होता है, देखते हैं कितना मजबूत है आपका मैथमेटिक्स। तो आप एक बात बताइए, 1/2 किसका मान होता है, साइन 30 का मान होता है, ठीक है, साइन 30 का मान होता है। तो फिलहाल यहाँ साइन से साइन काट दीजिएगा और आपको मिल जाएगा सी का मान 30 डिग्री मिल जाएगा। कितना अच्छा ट्रेंडिंग क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है 0.2 के कैप वर्ग मीटर स्क्वायर की कुंडली से बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4k कैप टेस्ला से बद फ्लक्स की गणना कीजिए थे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जो कक्षा 11 है वेक्टर विश्लेषण वाला चैप्टर भी पता होना चाहिए, जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन पूरी तरह से सोल्व कर सकते हो। लेकिन फिलहाल आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है भैया, φb बराबर होता है b इंटू, ठीक है, ए और कोस थीटा, ठीक है। इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है वो नहीं होता, इनका इंटू में मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखिएगा, इंटू में होता है, ठीक है। अगर क्रॉस लग जाएगा तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर अलग आएगा, ठीक है। कभी भी आप ये मत सोचिए कि कहीं इंटू लगा दिया या क्रॉस लगा दिया, हाँ गणित में इनका मतलब सेम हो सकता है, लेकिन यहाँ सेम नहीं होगा। भौतिक विज्ञान में पूरा राशि ही बदल जाता है, ठीक है। अगर आप क्रॉस या इंटू लगाइएगा तो पूरा भौतिक राशि ही चेंज हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं है। इसके बाद आप क्या करिए, बी का मान कितना है 3i कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, इंटू, इसके बाद इंटू लगाइएगा। ए का मान कितना है, देखो
अभी आपको क्या करना है, मीटर स्क्वायर को देख के ए का मान लगाना है। ठीक है, मीटर स्क्वायर को देखिएगा कि कहीं ना कहीं एरिया की बात हो रही है क्या, कि भैया बहुत ही जो आपका क्षेत्रफल है ए का मान है उसका मात्रक दिया है मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि वर्ग मीटर है तो ये क्षेत्रफल का मान है। ठीक है, कितना है 0.2 है कि अभी आप क्या करिए, जब आप इसका मल्टीप्लाई इंटू में, जब आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करिएगा तो 0 मिलेगा। ठीक है, यानी कि 3 गुणा 0.2। ठीक है, या एक काम करिए डायरेक्ट 0 लिख लीजिए, जब आई कैप की गुणा के कैप में करेंगे तो 0, और फिर ये भी 0 ही हो जाएगा। ठीक है, जब आप 3 गुणा 0.2 में करोगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब इनके साथ वाले 0 हो जाएंगे तो ये तो 0 होगा, 0 प्लस अब 4 क्या कैप, ये दोनों सेम है। देखो सेम सेम चेहरा मिला लो, एकदम सिंपल है। जब आप इनका सेम सेम चेक कर मिला दोगे ना तो फिर आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि यहाँ पर जे कैप होता तो फिर भी 0 हो जाता। मान लीजिए यहाँ एक और जे कैप लिखा हुआ है किसी भी संख्या के साथ, तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन जो सेम होता है, सेम वाले में आपको मान मिलता है 1, तो फिलहाल आप कर सकते हो 0. ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, के नहीं होगा क्योंकि के कैप की गुणा के कैप में करोगे तो 1 हो जाएगा इनका मान। ठीक है, तो फिलहाल आपके पास 0.8 ही बचेगा, क्योंकि 4 दूनी 8 और 1 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 1 अंक के बाद हमने यहाँ पॉइंट लगा लिया, तो 0.8। अब मात्रक देखिए, बी का मात्रक क्या लिखा हुआ, टेस्ला, तो पहले तो आप टेस्ला लिखिए। ठीक है, इंटू के बाद क्या है मीटर स्क्वायर, तो फिर आ जाएगा यहाँ मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप इसका मात्रक लिख सकते हो। ठीक है, एकदम सिंपल वाला क्वेश्चन है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आता है और वास्तव में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी शक वाली बात नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है विद्युत। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पेपर में कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मैंने अपने दो सैंपल पेपर में करा चुका हूँ। ठीक है, और आज मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको जो है पूरी तरह से दिमाग में डाल दूंगा। आप बहुत ध्यान से इसको समझिए, बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत अच्छा है और आसान भी है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फिलहाल आप एक बात बताइए, आपके पास मान लीजिए ये एक कोई द्विध्रुव है। द्विध्रुव का मतलब होता है जिसके दो ध्रुव हो। ठीक है, तो इसके सिरों पे एक रखिएगा आप -q और एक रखिएगा +q, और मान लीजिए ये ए है और ये है बी, और इसके मध्य बिंदु कोई ओ है। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं है, इसके मध्य बिंदु कोई ओ है, और इसके एक साइड की लंबाई l है और दूसरी साइड की लंबाई भी l है। ठीक है, ये इधर l है और ये इधर l है, और मान लीजिए इस बिंदु O से r दूरी पे हमें यहाँ कोई बिंदु P जो है दिया गया है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। आप इसको डॉट डॉट में दिखाइएगा, आप इसको डॉट डॉट में दिखाइएगा कि यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए P है। ठीक है, r दूरी पे यहाँ कोई बिंदु P है, और अभी आपको क्या करना है, आपको बिंदु P पे कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। मान लीजिए एक पे है +q और एक पे है -q आवेश। ठीक है, और हमें पहले इसके लिए भी निकालना है बिंदु P पे, इसके लिए भी निकालना है बिंदु P पे, फिर जाके टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, E का मान हमें यहाँ पर सोल्व करना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान है। ठीक है, पहले आप एक बात बताइए, जब हम इस बिंदु के कारण निकाल लेंगे, या चलिए पहले इस बिंदु के कारण निकालते हैं यहाँ, तो आप एक बात बताओ भाई, O से P तक की दूरी तो है r और O से B की दूरी है l, तो जब आप इस मान को निकालिएगा तो इस r में से ये l घटा दीजिए। ठीक है, इस r में से ये l जब आप घटाएंगे तो आपको इतना मान मिल जाएगा। जब इस बिंदु के कारण वहां निकाल लोगे तो आपको ये रखना है, और जब इस बिंदु के कारण वहां निकाल लोगे तो आपको टोटल दूरी लेना है, और टोटल दूरी कितना है r, और ये l इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, r + l हो जाएगा। तो इन दो की मदद से जो है आपको पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझना है। ठीक है, चित्र समझ में आ गया होगा। ठीक है, एकदम सिंपल चित्र है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप खुद भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसमें क्या करना है, माना एक द्विध्रुव AB, ठीक है, जिस पर -q व +q आवेश रखे गए हैं। ठीक है, इनके मध्य बिंदु कोई O है
और ओ से स्मॉल r दूरी पे कोई बिंदु P है जहां हमें कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, यदि पदार्थ का परावैद्युतांक K हो तब फला फला ये, ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें करना है क्या, इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि E1 का मान कितना है और E2 का मान कितना है। मान लीजिए मैं फिलहाल बिंदु B की बात करूंगा। यहां पर देखिए बिंदु B के कारण मान लीजिए E1 है और ये E2 है। ठीक है, E1 E2, चाहे आप इसको यहां ना दिखाइए, गंदा लगेगा, बहुत ज्यादा चित्र सड़ जाएगा। ठीक है, तो बिंदु B के कारण वैद्युत क्षेत्र E1 मान लीजिए, यहाँ बिंदु E1 है और यहाँ E2 है। तो E1 का मान आप ज्ञात करिएगा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R का मान कितना है भाई, R का मान है R माइनस L और इसका स्क्वायर। यदि आपसे कोई कहे कि दिशा बताइए दिशा, तो आप दिशा में ये बता दीजिए कि भैया ये जो आपके पास B है, B से P की तरफ, यानी कि दिशा की बात हो रही है B से P की तरफ, आपको इस तरह से तीर का निशान जो है लगा देना है। ठीक है, दोनों बिंदु रखिए, स्टेप पर क्या लगा दीजिए, वेक्टर का निशान लगा दीजिएगा। तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपको क्या, दिशा की बात कर दी। ठीक है, अब इसके बाद बिंदु ए के कारण ये E2 आपको ज्ञात करना है यहां से। ठीक है, तो E2 बराबर हो जाएगा, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस Q अपॉन, क्योंकि E1 के कारण क्या था, E1 के कारण तो था प्लस और E2 के कारण है माइनस, और चिन्ह क्या है आपका R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इसकी दिशा क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो बात नंबर 2, A से P की तरफ इसकी दिशा है। तो उम्मीद करता हूं आपको दोनों समीकरण जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, बहुत फास्ट तरीके से हमें करना है इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसके बाद हमें क्या करना है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, 1 व 2 से आप एक बात बताइए कि कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, E1 और E2, कुल E का मान मैंने यहां ये लिख दिया। अब आप क्या करिएगा, E1 का मान समीकरण 1 से उठाइए और E2 का मान समीकरण नंबर 2 से उठाइए और इस मान में यहां पर रख दीजिएगा। ठीक है, मैं यहां पर लाइन खींच देता हूं, यहां पर हम इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो E1 का मान कितना है भाई, E1 का मान ये है, E बराबर E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर, और माइनस लगेगा। माइनस पता मैंने क्यों लगाया है, क्योंकि हमारे पास Q का मान माइनस है, तो जब आप इसको E2 का मान यहां रखिएगा तो इसको माइनस कर देगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन R प्लस L और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखिए प्लस है ना, तो ये मैंने जो का तो लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q को भी कॉमन ले लीजिए। देखो इतना कॉमन है, समझ में आया कि नहीं आया, इतना कॉमन ले लिया। ठीक है, कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, एक बचा, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और प्लस, ओ सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस लगेगा, तो 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा ना। अब इसके बाद क्या करना है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। ठीक है, इसका यहाँ क्या करिएगा, एक बार प्लस और एक बार ये माइनस में है, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने पढ़ा होगा कभी कि एक बार प्लस और एक बार माइनस में। देखो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो A की 2 और माइनस B की 2 का क्या करिएगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या होगा, यहाँ ब्रैकेट के प्लस और माइनस दे रखे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर माइनस L का स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा फिर। ठीक है कि नहीं। अब इसके बाद इसकी गुणा इधर करिएगा, इसकी गुणा इधर करिएगा, तो क्या आ जाएगा, R प्लस L का होल स्क्वायर और माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया ना। अब आप क्या करिएगा,
ए प्लस बी का सूत्र लगाइए। ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है? ए की 2 प्लस बी की 2 और प्लस 2ab। माइनस वाले का भी लिख रहा हूं, ए की 2 प्लस बी की 2 माइनस 2ab। मतलब जब हम माइनस वाला फॉर्मूला लिखते हैं ना, आपने कभी छठी सातवीं आठवीं में पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, इस तरह का फॉर्मूला। जब यहाँ प्लस होता है तो सारे में प्लस होता है, जब यहाँ माइनस होता है तो केवल 2ab में यहाँ माइनस हो जाता है। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगाऊंगा, यहाँ पे भी लगाऊंगा। देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से समझो। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, और अंदर क्या है, नीचे सेम है, नीचे नहीं छेड़ना है फिलहाल, r माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको खोल लो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। ठीक है, माइनस, अब क्या कर देंगे आप, आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl। ठीक है, ब्रैकेट बंद। ये पता हमने ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि जो आप माइनस देख रहे हैं ना, इस माइनस की गुणा अब अंदर करना है। ठीक है, इस माइनस की गुणा अब आपको अंदर करना है। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। देखो इसको नहीं कुछ भी करना है, इसको नहीं करना है, ये कॉमन लिया है ना, इसको कॉमन ही रहने दीजिएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस। ठीक है, इस माइनस की गुणा इस आर स्क्वायर में कीजिए, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस की गुणा इस एल में करिएगा तो माइनस के एल स्क्वायर हो जाएगा। इस माइनस माइनस की गुणा इसमें करिएगा माइनस में, तो प्लस हो जाएगा 2rl। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसको नहीं छेड़ना है, आर स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, तो फिलहाल आप काट सकते हो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, और 2rl कितना हो जाएंगे, 4rl हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q गुणा 4rl और बटे। ठीक है, एक काम करिएगा, तुम यहाँ चित्र को देखो, हमारे पास L का मान बहुत ज्यादा है और R का मान बहुत कम है। तो दोस्तों दरअसल होता यह है कि जब हमारे पास एक मान बहुत ज्यादा हो और दूसरे का मान बहुत छोटा हो, तो हम बड़े वाले को लेते हैं, छोटे वाले को नगण्य मान लेते हैं उसके सापेक्ष। ठीक है, मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा पहलवान है, ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, और कोई एक छोटा सा बच्चा हो, छोटा सा बच्चा तो बेचारा इसके साथ कैसे लड़ सकता है, तो कह देगा कि प्रभु मुझे बख्श दो। तो यहाँ एल की हालत भी ऐसी ही है भाई, एल की हालत भी जो है ऐसी ही है कि एल कहेगा कि भैया मेरे बस का नहीं है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, और जब ये माफ करेगा ना तो ये कहेगा चल अब निकल यहाँ से, और जब ये निकल जाएगा तो मतलब नगण्य हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं इस बात को कि जो आर का मान है वो बहुत बड़ा है भैया एल से, तब आप कह सकते हो कि एल को क्या कर सकते हो, नगण्य कर सकते हो। क्या, ये नगण्य कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ हो सकता है आर स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर एक काम कर दीजिए, देखो एल का मान 0 तो आर स्क्वायर ही रहेगा, और आर स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर और है तो आर की घात 4 हो जाएगी। ठीक है, आप काट सकते हो, एक आर से एक आर काट सकते हो, तो यहाँ बच जाएगा आर की घात 3। तो ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ठीक है इसको करिए 2l गुणा, ठीक है 2q, मतलब एक काम करिए 12 और गुणा q और गुणा 2, भाई ये 4 है, 4 को हमने 12 के साथ तो ले लिया यहाँ, ये q आपका जुगा 2 और 2 दूनी 4, तो हमने इसका 2 अलग लिख दिया। पता है ऐसा क्यों किया, क्योंकि 12 गुणा q ये p होता है। ठीक है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो r का घन जुगा 2 रहेगा, क्योंकि हमें पता है चूंकि 12 गुणा q बराबर होता है p के। ठीक है, ये कहीं ना कहीं p के बराबर होता है, जो हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा p, तो E बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसकी जगह हो जाएगा ये 2 जुगा 2 है 2p, भाई इसकी जगह हो जाएगा p, और ये आपका जो 2 है ना ये जुगा 2 और r का घनमूल, तो यही हमें जो है निकालना था। ठीक है, ये क्या है, न्यूटन प्रति कूलम। विद्यार्थियों आप एक काम कर सकते हो, यहाँ अगर पदार्थ का परावैद्युतांक k लेते हो ना, तो पदार्थ का परावैद्युतांक k भी रख सकते हो। देखो मैं यहाँ भी लिख देता हूँ k, यहाँ भी k, और भैया यहाँ पे भी k लिख सकते हो आप, k हर जगह k लगा सकते हो। ये क्या है, ये पदार्थ का परावैद्युतांक k है। ठीक है,
जहां के क्या है, जहां चलो लिख सकते हो, जहां के क्या है, पदार्थ का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक, ठीक है, परावैद्युतांक है, ठीक है। इतना समझना है आगे नहीं है? तो पदार्थ का परावैद्युतांक है, देखिए हो गया परावैद्युतांक। आप चाहो तो इसका इसी हालत में जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, हो गया। तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा वीडियो आप देख नहीं पाते हो, इसलिए आज के वीडियो को मैं यही टॉपिक कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप जो है कई घंटे की फिल्म तो देख सकते हो, लेकिन पढ़ाई आप लगातार इतने समय की शायद ना कर पाओ, तो इसलिए आज की वीडियो को हम यही टॉपिक कर रहे हैं। इसका हम तीसरा पार्ट बनाएंगे, जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। तो फिलहाल जो है आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करिए और इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको पहले भी बताना भूल गया हूँ कि जो है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और प्लस जो आपके और साथी लोग हैं, जानकार हैं, वो भी 12th क्लास की तैयारी कर रहे हों, तो प्लीज़ उनको भी इस तरह के बारे में बताइए कि यहाँ पर प्रैक्टिस सोल्व जो है कराए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी इसके बारे में बताइए, उनके पास ये वीडियो भेजिए, ताकि उनको भी जो है रिजल्ट मिले और आपका भी भला हो जाए और उनका भी भला हो जाए, ठीक है। अगर उनका भला नहीं होगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आप जो है प्रयास कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही, फिर इसके अगले वीडियो में बात करेंगे, वीडियो नंबर 3 में, इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन कितने सोल्व करेंगे।